बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर केमिकल स्पीशीज के ऊपर है। जो जितने भी हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स हैं या केमिकल्स पाए जाते हैं उनके अंदर कौन कौन से यूनिट्स, कौन कौन क्या क्या चीज़ें मौजूद हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयन की। आयन क्या होता है कि किसी भी एटम में से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। आमतौर पर एटम एक न्यूट्रल तरह है, उसके सेंटर के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुछ न्यूट्रॉन जो कोई चार्ज नहीं होता। इर्द गिर्द जो है ये इलेक्ट्रॉन हरकत करते रहते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो प्रोटॉन की तादाद अब ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उस एटम के ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। जैसा कि हमारे पास मेटल्स आमतौर पर इसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। सोडियम का जब बैरूनी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह पोटेशियम के ऊपर जब हम बैरूनी उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जितने भी एटम्स जिनके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। अब पॉजिटिव आयन को हम केटायन कहते हैं। इसका उल्ट भी है कि जो नॉन मेटल्स हैं आमतौर पर इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखती हैं, जैसा कि फ्लोरीन, इसको जब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन है, उसके जब हम उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन भी ले सकती है। और ये एलिमेंट्स आमतौर पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज भी कर सकते हैं और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। कैल्शियम के केस में कैल्शियम जो है उसके अंदर से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और उसके ऊपर जो है वो 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसी तरह जो नेगेटिव आयन्स हैं हमारे पास इनको हम एनायन कहते हैं और पॉजिटिव वालों को केटायन कहते हैं। आमतौर पर इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एटम को एनर्जी देना पड़ती है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को कशिश कर रहा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ती है ताकि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे। इसी तरह जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन कबूल करता है तो उसके नतीजे में वो उल्टा एनर्जी खारिज करता है। तो आमतौर पर जो हमारे पास केटायन बनाने का प्रोसेस है या पॉजिटिव आयन बनाने का प्रोसेस है, ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी जज़ब होती है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने का या डालने का, इलेक्ट्रॉन हासिल करने का जो हमारे पास प्रोसेस है ये आमतौर पर एक्सोथर्मिक है, इसके दौरान एनर्जी खारिज होती है। तो हमारे पास ये केटायन और एनायन के बारे में। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास जो केमिकल स्पीशी है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन जो होते हैं ये हमारे पास अगर कोई भी ऐसी कंपाउंड हो जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हो आजाद हालत में, जो आमतौर पर गैसें होती हैं, इनके अंदर जो होते हैं वो मॉलिक्यूल आजाद हालत में होते हैं। जब हम इन गैसेस में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें तो इसको जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। और ये कैसे किया जाता है? आमतौर पर डिस्चार्ज ट्यूब, शीशे की ट्यूब होती है, उसके अंदर जो है वो किसी भी मेटल की प्लेट लगा देते हैं और उन प्लेटों को हम करंट दे देते हैं किसी बैटरी या हाई वोल्टेज से। तो जब इन प्लेटों के अंदर हम किसी भी अगर गैस को डाल दें तो उस गैस में से जब इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर से यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जब हम इस गैस के अंदर जो है वो वोल्टेज बढ़ा देंगे और इसके अंदर हवा का प्रेशर, उस गैस का प्रेशर कम कर देंगे वैक्यूम पंप की मदद से, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो गुजरने शुरू हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इस गैस के मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो इस गैस के अपने मॉलिक्यूल्स को भी साथ लेकर चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने इसके अंदर मीथेन गैस डाली हुई है CH4, तो CH4 के साथ जब यहाँ पे आने वाले इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो वो क्या करेंगे कि इस CH4 के अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी निकाल लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे, एक पीछे आने वाला और दूसरे इसके इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस तरह गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज का आना मॉलिक्यूलर आयन बना देता है। तो कोई भी गैस अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इस्तेमाल करें और उसमें से करंट गुजारें तो उसके नतीजे में उसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज आ जाता है और वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि
इस सिचुएशन में गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है, ऐड करना मुश्किल है, क्योंकि स्पीड से इलेक्ट्रॉन आते हैं, बहुत कम चांसेस है कि वो इस मॉलिक्यूल के अंदर जज़ब हो जाए। अगर मॉलिक्यूल के अंदर जज़ब हो जाए तो उसके नतीजे में मॉलिक्यूलर एनाइन बन जाता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास मॉलिक्यूलर एनाइन था, क्योंकि मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। मॉलिक्यूलर एनाइन भी बन सकता है, लेकिन उसके बहुत कम चांसेस होते हैं। आमतौर पर पॉजिटिव बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी हमारे पास जो पॉजिटिव वाले मॉलिक्यूलर आयन है वो ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्पीशी है वो है फ्री रेडिकल। यानी फ्री रेडिकल का क्या मतलब है कि ऐसे एटम्स का ग्रुप, एटम्स का ग्रुप जिसके ऊपर ताक इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसमें यानी ऐसे एटम्स का ग्रुप जिसके ऊपर ताक इलेक्ट्रॉन हो, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज तो ना हो, लेकिन उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जुफ्त ना हो, ताक हो, यानी उसकी जो शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जोड़ों की शक्ल में ना हो, बल्कि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ताक हो। तो ऐसे जो हमारे पास एटम्स का ग्रुप होता है जिनके ऊपर ताक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। और ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इनकी कोशिश होती है कि किसी दूसरे एटम्स के साथ उसके साथ बॉन्ड बना लिए जाए, उससे इलेक्ट्रॉन ले लिए जाए, या किसी दूसरे मजीद ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन ले लिए जाए। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। मिसाल के तौर पर जब फ्लोरीन गैस के ऊपर रोशनी पड़ती है तो उस रोशनी के नतीजे में ये फ्लोरीन का जो एटम है ये टूट जाता है और दो फ्लोराइड एटम बन जाते हैं। अब फ्लोरीन के बैरूनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरे 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए इसके ऊपर ताक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ताक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे बनता है कि दो फ्लोरीन एटम्स ने आमतौर पर आपस में मॉलिक्यूल बनाया होता है, तो ये जोड़ों की शक्ल में होते हैं। लेकिन जब इसके अंदर इसके मुकम्मल तौर पर 7 और 7 14 ये जुफ्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब रोशनी पड़ती है तो वो इन दोनों एटम्स के बॉन्ड को तोड़ देती है और अब दोनों के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। तो अब इसके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी रोशनी जो है इनको मसावियाना तकसीम कर देती है। रोशनी जो सूर्य की रोशनी है ये फ्लोरीन के जो बॉन्ड बना हुआ था F2 उसके बॉन्ड को दरमियान से तकसीम कर देती है, जिसके नतीजे में 2 फ्लोराइड एटम बन जाते हैं जिनके ऊपर ताक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये ताक इलेक्ट्रॉन्स इतने रिएक्टिव होते हैं, ये ताक इलेक्ट्रॉन रखने वाले एटम, और उनको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। और जो फॉरन डिस्टेंस में होते हैं कि कोई दूसरा केमिकल या कोई दूसरा कंपाउंड मिले तो उससे इलेक्ट्रॉन ये दे सके। अब उसके बाद हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि हमारे पास एटम और आयन के दरमियान क्या डिफरेंस है। एटम और आयन के दरमियान क्या डिफरेंस है? तो एटम जो होता है वो आमतौर पर एलिमेंट का एक छोटे से छोटा जरा होता है। सबसे पहला डिफरेंस कि एटम जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटा जरा होता है, और उसके मुकाबले में जो हमारे पास आयन होता है, आयन हमारे पास चार्ज रखने वाला एटम होता है। और आयन जो है ये एक एटम भी हो सकता है, ज्यादा एटम का ग्रुप भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ एटम को हम रेडिकल भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा डिफरेंस कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और आयन के ऊपर चार्ज होता है। पहले डिफरेंस एटम एलिमेंट्स का बुनियादी जुज़्व है और आयन जो है ये हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड है इनका बुनियादी जुज़्व है। दूसरा डिफरेंस कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और आयन के ऊपर चार्ज होता है। एटम जो होते हैं वो आजाद हालत में बहुत कम पाए जाते हैं, और बल्कि कुछ ना कुछ एटम है, जैसे नोबल गैसों की मिसाल है, उसमें एटम जो है वो अकेले रह सकते हैं, बाकी सब एटम जो है वो बॉन्ड बनाकर रहते हैं। और आयन के केस में जब हम देखते हैं तो आयन जो होते हैं ये कभी भी आजाद नहीं होते, बल्कि ये किसी भी सॉल्यूशन के अंदर होते हैं और आपस में नेगेटिव पॉजिटिव आयन ने कंपाउंड बनाए होते हैं। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में फर्क देखते हैं तो मॉलिक्यूल जो होता है हमारे पास ये एलिमेंट्स के मिलने से वजूद में आता है, और मॉलिक्यूलर आयन जो है ये मॉलिक्यूल में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएं या इलेक्ट्रॉन आ जाएं, ऐड हो जाएं हासिल हो से, तो उसको मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है ये न्यूट्रल होता है और मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर जो है वो चार्ज होता है। और मॉलिक्यूल जो एटम्स के सिंपली मिलाप से बनता है और मॉलिक्यूलर आयन उसके अंदर
आयोनाइजेशन से, यानी जब हम उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास करते हैं या आयन साजी करते हैं, उसके नतीजे में बनता है। और मॉलिक्यूल जो होता है ये आजाद धरा होता है, यानी इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, और मॉलिक्यूलर आयन बहुत ज्यादा रिएक्टिव। उसके बाद हम आयन और फ्री रेडिकल में फर्क देखते हैं। तो जो हमारे पास आयन और फ्री रेडिकल में फर्क है वो बिल्कुल सिंपल सा है कि आयन जो होता है इसके ऊपर चार्ज होता है, और हमारे पास जो फ्री रेडिकल होता है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। आयन जो है ये एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को निकालने से वजूद में आता है, और फ्री रेडिकल जो है ये सिंपल उस एलिमेंट को दो हिस्सों में जब रोशनी तकसीम कर देती है तो उसके नतीजे में बनता है। और आयन जो है ये आजाद हालत में नहीं रह सकता, यानी कि ये एक सॉल्यूशन में रहता है या फिर किसी क्रिस्टल के अंदर रहता है, और हमारे पास फ्री रेडिकल जो है ये तुम्हारे पास हवा के अंदर भी मौजूद हो सकता है। उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूल्स की अक़साम है। तो मॉलिक्यूल्स की अक़साम जो है वो दो तरह से हम मॉलिक्यूल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको तकसीम कर सकते हैं। एटम्स की अक़साम के ऊपर मॉलिक्यूल की दो अक़साम है, यानी अगर जिन एटम से मॉलिक्यूल बना हुआ है, अगर हम उन एटम्स की अक़साम को देखें तो हमारे पास दो अक़साम है मॉलिक्यूल्स की, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जो एक ही किस्म के एटम से बने हुए, जैसे O2 है, O3 है, P4 है, S8 है, तो इन सब में एक ही किस्म के एटम जो आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर हम हेटेरो एटॉमिक की बात करें तो हेटेरो एटॉमिक में हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ एटम मिलते हैं। H2O है, मुख्तलिफ एटम है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, CH4 है, HCl है, तो इस सब अक़साम में मुख्तलिफ जो है वो एटम आपस में मिले हुए हैं। ये हो गई हमारे पास मॉलिक्यूल की अक़साम, एटम्स की अक़साम के ऊपर। उसके बाद हम एटम्स की तादाद के हवाले से देखें तो मॉलिक्यूल्स की हम मज़ीद जो है चार अक़साम बना सकते हैं। मॉलिक्यूल पहली किस्म कि अगर मॉलिक्यूल जो है वो एटम हो खुद, यानी एक एटम पर मुश्तमिल हो, तो उसको कहते हैं हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक, जैसा कि हमारे पास हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये आमतौर पर एक ही एलिमेंट की शक्ल में रहती है, इनका मॉलिक्यूल एक एटम पर मुश्तमिल है। उसके बाद डाई एटॉमिक, डाई यानी दो एटम्स पर मुश्तमिल, O2, उसके बाद हमारे पास N2, उसके बाद हमारे पास H2, ये सारे जो एटम मॉलिक्यूल हैं ये दो दो एटम्स पर मुश्तमिल है। उसके बाद हमारे पास तीसरी किस्म आ सकती है ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक का मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें तीन तीन एटम सब रहते हैं। H2O सबसे बेस्ट एग्जांपल, तीन एटम से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद O3, ओजोन, ये तीन एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक हो। उसके बाद हमारे पास अगर एटम्स की तादाद किसी मॉलिक्यूल में तीन से ज्यादा हो तो हम उसे कहते हैं पॉली एटॉमिक। क्या कहते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसकी मिसाल CH4 है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास S8 है, उसके बाद P4 है। तो ये सारे मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल है। तो आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। अस्सलाम वालेकुम।